हेलो स्टूडेंट्स। कैप्स्टर के लास्ट लेक्चर में हमने सर्किट थ्योरी के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया था। सर्किट थ्योरी को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक विच इज डाइलेक्ट्रिक विद कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक विद कैपेसिटर। अच्छा एक बात बताइए, प्रैक्टिकल हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल हम सिचुएशन की बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस है C और कैपेसिटेंस कितना है उसका C व्हिच इज एप्सिलॉन नॉट A by D। एप्सिलॉन नॉट A by D। लेट्स से मैंने इसको V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया, और बैटरी हटा दी और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो गया V, और यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा प्लस Q और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा माइनस Q। पॉजिटिव चार्ज हेयर एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, और Q की वैल्यू क्या होगी, Q बराबर CV। Q की वैल्यू क्या होगी, Q बराबर CV। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब ये पॉजिटिव प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी और नेगेटिव प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। कितनी फोर्स से ये हम निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही यार, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, ये एक्सप्रेशन हमें मालूम है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये E क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। मान लो मैं बात करूं इस प्लेट की, मान लो मैं इस वाले प्लेट की बात करूं, ये जो मैंने एनसर्कल कर दिया, इस प्लेट पे मान लो मुझे फोर्स निकालना है तो मुझे पता है F बराबर Q into E where Q is the charge on this plate जिस पर मुझे फोर्स निकालनी है, and E is the external electric field जिसमें ये चार्ज रखा हुआ है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, इसकी, और एक सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तब आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, एंड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट। तो इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी होगी, ये होगी, और इस पर चार्ज कितना है, Q बराबर CV। इस पर चार्ज कितना है, Q बराबर CV या फिर सिग्मा बाई A। चार्ज को हम क्या भी लिख सकते हैं, सिग्मा बाई A। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले में पुट करो तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई A इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। ये वाली प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये वाली प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी विद दिस फोर्स। अगर Q की फॉर्म में लिखना है कोई बड़ी बात नहीं है, इसको और मॉडिफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा को क्या लिख सकता हूं, Q बाई A, तो Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू 2A एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2A क्यूब एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्म में लिख लिया भाई। और चेंजमेंट करना है तो क्या लिख सकते हैं, Q बराबर CV, तो क्या आ गया, C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2A क्यूब एप्सिलॉन नॉट। सो ऑल दीज आर द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वन प्लेट ऑन अनदर। क्लियर है? अब अगर आप मेरी बात बहुत ध्यान से देखोगे तो दोनों प्लेट एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट। अगर दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये तो सिस्टम कभी बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, चिपका लेंगे। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, कि हम इन दोनों प्लेट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करें, और वो सपोर्ट ही क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक क्या है वो हम देखते हैं, इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिएगा। डाइलेक्ट्रिक क्या है वो हम देखते हैं
डाइलेक्ट्रिक इज व्हाट? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कि इन दो प्लेट के बीच में भरा जाता है, जो कि इन दोनों प्लेट के बीच में भरा जाता है जस्ट टू प्रोवाइड द सपोर्ट। देखिए मेन यूज क्या है डाइलेक्ट्रिक का? जस्ट टू प्रोवाइड द सपोर्ट, मतलब कि दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे पर चिपके ना, बस। क्लियर है? सो डाइलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, जो कि इन दोनों प्लेट के बीच में भरा जाता है। एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताऊं तो, एक्चुअल में क्या होता है, मान लीजिए ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इनके दोनों फेसेस पर एक्चुअल में क्या किया जाता है? एक कंडक्टिंग कोटिंग की जाती है। यहाँ पर एक कंडक्टिंग कोटिंग कर दी हमने और यहाँ पर एक कंडक्टिंग कोटिंग कर दी हमने, बन गया कैपेसिटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कैपेसिटर की? एक डाइलेक्ट्रिक लिया जाता है। डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। उनके दोनों फेसेस पर कंडक्टिंग कोटिंग कर दी जाती है। तो इसी तरीके का अरेंजमेंट बन जाता है, इसी तरीके का अरेंजमेंट बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। सो डाइलेक्ट्रिक इज व्हाट बेसिकली? डाइलेक्ट्रिक इज द insulating या non-conducting material which is filled inside the parallel plate capacitor just to provide the support। अब उसके बाद हम देखेंगे और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो अलग बात है। अभी फिलहाल just to provide the support of these two conducting plate of parallel plate capacitor। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होगी तो दोनों प्लेट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक जाएंगी और सिस्टम विल कोलैप्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम क्लियर है। डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन क्या है? इट इज जस्ट ए नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल which is filled inside the parallel plate capacitor just to provide the support of these two conducting plates। क्लियर एकदम? नाउ अब हम बात करते हैं, अब हम देखेंगे कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा, समझिएगा जरा। अच्छा एक बात बताइए, डाइलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर है बेसिकली। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है? कंडक्टर के पास अनंत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर मैं किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देता हूं तो these charges arrange itself in such a fashion that net electric field inside the conducting material is always zero। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंडक्टर की आप सभी जानते हैं। While in case of non conducting material, अब क्या होगा? उनके पास इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन they are not free, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उनके पास क्या है? बाउंड फॉर्म में, मतलब कि इस तरीके से है। ये मान लीजिए एक एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और इसके चारों ओर क्या है? लेट्स से इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? दिस इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज और उसके चारों ओर क्या है? नेगेटिव चार्ज का लेट्स से इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? अब देखिए दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। ये बात आपने समझी होगी, ये बात आपने सुनी होगी जरूर। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जो डाइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने वो पोलर, जो नॉन पोलर से मिलकर बने वो नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर में अंतर क्या है? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे किसी मटेरियल में किसी मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, मतलब सिमेट्री शो करता है इस तरीके से। लेकिन किसी मटेरियल में जस्ट लाइक H2O, NaCl, उसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फाइनाइट सेपरेशन होता है। मतलब कि इन मटेरियल में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट डाइपोल्स होते हैं इनसाइड। मतलब द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वो सेपरेटेड होता है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? सेपरेटेड। तो जिन भी डाइलेक्ट्रिक में, जिन भी मटेरियल में जो भी मटेरियल
इस तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, इस तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है जिनमें परमानेंट डाइपोल्स होते हैं, उनको बोलते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और जो इन तरीके के मॉलिक्यूल से, एटम से मिलकर के बना है, उसको बोलते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, दो तरीके के डाइइलेक्ट्रिक हमने पढ़ लिए, पोलर और नॉन पोलर। डेफिनेशन है बेसिकली, पोलर मतलब वो डाइइलेक्ट्रिक जो कि ऐसे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है जिनका परमानेंट डाइपोल होता है, या जिनका परमानेंट डाइपोल्स होते हैं जिनमें। और नॉन पोलर जिनमें परमानेंट डाइपोल नहीं होते, मतलब उनके मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। क्लियर है एकदम? अब देखते हैं, अगर हम किसी भी एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। लेट्स से दिस इज व्हाट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। दिस इज व्हाट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। अब मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो देखिए अब क्या होगा। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही क्या होगा। चलिए भाई, अच्छा एक बात बताओ भाई, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो है ही ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो है ही ना, वो अलग बात है फ्री नहीं, वो अलग बात है फ्री नहीं। तो जो इस बार मान लीजिए ये इस तरीके का अरेंजमेंट है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। मान लो इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलोंग द फील्ड शिफ्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट टू द फील्ड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि इस बार कुछ इस तरीके की कहानी बन जाएगी। दैट मीन्स जैसे ही मैं किसी डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर छोटे छोटे डाइपोल्स जनरेट हो जाएंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द फील्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि जो डाइइलेक्ट्रिक है उसके अंदर छोटे छोटे डाइपोल क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने बताया नॉन पोलर के केस में। और पोलर के केस में क्या होगा, पोलर में एक्चुअल में डाइपोल तो थे ही, लेकिन डाइपोल की सिचुएशन कैसी होगी, डाइपोल की सिचुएशन कैसी होगी, इट विल बी लाइक दिस। मतलब कि वो रैंडमली, कहीं ना कहीं रैंडमली इस तरीके से होंगे, पता नहीं किस तरीके से होंगे, सारे के सारे डाइपोल रैंडमली इस तरीके से होंगे। अब क्या होगा भाई, ये डाइपोल सारे के सारे क्या कर लेंगे अपने आप को, ये डाइपोल सारे के सारे क्या कर लेंगे अपने आप को, अलोंग द फील्ड ओरिएंट कर लेंगे बिकॉज ऑफ टॉर्क। ये सब हम पढ़ चुके हैं, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, टाउ बराबर P क्रॉस E। क्लियर है तब? फिलहाल हम नॉन पोलर की बात कर रहे हैं, तो नॉन पोलर में क्या होगा, छोटे छोटे डाइपोल क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। और पोलर में भी एक्चुअल में ये होगा, बस पोलर में क्या है, ये डाइपोल परमानेंटली होते हैं तो वो अपने आप को इसी तरीके से अरेंज कर लेंगे। क्लियर है? फिजिक्स दोनों की एक ही है, बस दोनों में अंतर क्या है, नॉन पोलर में इनिशियली देयर इज नो डाइपोल्स, they generate after applying the external electric field, while in case of polar they have permanent dipole and they align itself along the direction of field. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये डाइपोल जनरेट हो गए ना। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, जस्ट ये क्या होती है, सरफेस। देखिए ध्यान से सुनिए चीज को, ये क्या होती है, सरफेस ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। जैसे ही मैं डाइइलेक्ट्रिक के जस्ट अंदर गया तो देखिए बिल्कुल बल्क में, क्योंकि ये तो मैंने थोड़े बहुत दिखा दिया, ऐसा थोड़ी है बस इतने से ही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 28 डाइपोल है, ऐसा थोड़ी है। अनंत डाइपोल होंगे, यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट डाइपोल्स होंगे हर जगह। तो जैसे ही मैं, अगर मैं बल्क की बात करूंगा, बेसिकली जैसे ही मैं बल्क की बात करूंगा तो बल्क में क्या होगा, बेसिकली बल्क में क्या होगा, बेसिकली जितना ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हम मान के चलेंगे उतना ही ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। तो हम क्या कर देंगे, इसको हम मान लेंगे दिस इज द न्यूट्रल। इस पिक्चर को हम क्या कर देंगे, ये क्या है, न्यूट्रल। मतलब कि इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। समझिएगा जरा एक बात को, मतलब कि इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। दैट मींस
अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे हुआ क्या, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे हुआ क्या फाइनल सिचुएशन पे हम पहुंचेंगे। फाइनली क्या हुआ, इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। वो अलग बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम है, उसकी वजह से क्या होगा, अंदर इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तो कॉमन सेंस है ना, इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से काफी कम होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से काफी कम होगा। अगर ये कंडक्टर होता तो क्या होता, ई इंड्यूस्ड और ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली बराबर होते और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाता, जीरो। अब देखिए अंदर की सिचुएशन देखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लग रही है ई नॉट और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लग रही है अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्योंकि आप जानते हैं ई इंड्यूस्ड is very less as compared to external electric field, so net electric field along the direction of field ही होगी, वो अलग बात है, वो एक्सटर्नल से कुछ कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। अगर ये कंडक्टर होता तो E इंड्यूस विल बी इक्वल्स टू E नॉट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाती, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो E नेट, E नॉट और E इनसाइड में क्या रिलेशन बन जाएगा कि E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric will be equals to E naught minus E induced। क्लियर है एकदम, ये तो हमें समझ में आ रहा है। अच्छा भाई अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सिचुएशन क्या बनेगी, इस तरीके से, लाइक दिस। देखिए बाहर मैंने इतनी सारी फील्ड बना रखी है, देखिए कितनी सारी फील्ड लाइन बना रखी है, ये क्या है E नॉट और अंदर मैंने सिर्फ दिखाने के लिए 3 ही फील्ड बनाई है और ये क्या हो गई, लेट्स से E नेट। E नेट की डायरेक्शन क्या है, ध्यान सुनिए, E नेट की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ कम है। क्लियर है एकदम, 3 वेरिएबल है, समझ लीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर एकदम। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये क्या है, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल बातें हैं कि ऐसे समझिए, मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, लेट्स से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी लेट्स से 100, डाइलेक्ट्रिक रखा और हमने देखा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अब रह गई लेट्स से 20। क्लियर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी 100, डाइलेक्ट्रिक अंदर रह गई 20। उसके बाद हमने देखा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बढ़ा दिया, 100 से हमने क्या कर दिया 200, तो कितनी आ गई, अंदर कितनी रह गई, लेट्स से 40। फिर हमने बढ़ा दिया 1000, तो अंदर कितनी रह गई, लेट्स से 1000 करने के बाद अंदर कितनी रह गई 200। तो ऐसा करते करते हमने देखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पर्टिकुलर रेशियो से घटती है, पर्टिकुलर अमाउंट से घटती है, एंड द पर्टिकुलर पैरामीटर इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, K से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी 100, अंदर रह गई लेट्स से 20, तो कितने टाइम घट गई 5, तो 5 क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। हर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है, ये प्योरली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये प्योरली किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। और रिलेशन क्या बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू E नॉट बाई K, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू E नॉट बाई K, इसको आप ध्यान रखिएगा।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ई नॉट बाई के, वेयर के इज द, इसको लिखिए जरा, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। ये प्योरली किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द इंसुलेटर, मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है, क्लियर एकदम कंसेप्ट। इनको बोलते हैं भाई बाउंड चार्जेस या इंड्यूस चार्जेस। क्या बोलते हैं इनको, बाउंड चार्जेस, जो कि सरफेस पर बाउंड हो गए हैं या इंड्यूस हो गए हैं। क्लियर है, ये कहानी एकदम आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए कि जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसकी वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुई अंदर, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हुई, उसने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा दिया। कितना घटा दिया, k टाइम्स घटा दिया, एंड दिस इज द रिलेशन। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, कंडक्टर के केस में अगर मैं बात करूं तो k क्या होगा, कंडक्टर के केस में k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉमन सेंस से बात करो। कंडक्टर के केस में, कंडक्टर के केस में ई नेट कितना हो जाएगा, 0। अगर ये 0 होना है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी, प्रैक्टिकल, मतलब बहुत लार्ज होती है, बहुत लार्ज। सो कंडक्टर के केस में k की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि उसके पास इतने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, सारे के सारे पॉजिटिव यहाँ, सारे के सारे नेगेटिव यहाँ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और ई इन किसके बराबर हो जाएगी, ई नॉट के, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। बट दिस इज ओनली इन केस ऑफ कंडक्टर। क्लियर है, that's why we will use insulator or non-conducting material for provide the support, and dielectric is basically used to provide the support। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? इस कंसेप्ट को आप नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हमने देख लिया कि कैसे एक डाइलेक्ट्रिक को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करती है, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं हम इस फिनोमेना को, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कि डाइलेक्ट्रिक जो है, डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल्स जनरेट हो जाते हैं व्हेन वी प्लेस इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है, कितने टाइम्स घट जाती है, k टाइम्स, वेयर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। ये सिर्फ प्योरली किस बात पर डिपेंड करता है, मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। क्लियर है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है। और कंडक्टर के लिए k क्या होगा, इनफाइनाइट। कंडक्टर के लिए k क्या होगा, इनफाइनाइट। दैट मींस इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज व्हाट, 0। क्लियर एकदम। और देखिए बेसिक सी बातें करते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रखता हूं तो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ से निकलेंगे। देखिए एक्चुअल सिचुएशन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक्चुअल सिचुएशन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डाइलेक्ट्रिक की दोनों सरफेसेस पर हम कोटिंग कर देते हैं कंडक्टिंग मटेरियल की। क्लियर है, दैट मीन्स जितनी थिकनेस होगी डाइलेक्ट्रिक की उतना ही सेपरेशन बिटवीन द प्लेट होगा। लेकिन फिलहाल हम जनरल बात करके देखेंगे, एक बार हम जनरल बात करेंगे। जनरल बात क्या है कि मान लीजिए एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, where D is what, separation between the plates, A is what, area of cross section, so कैपेसिटेंस कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A by D। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से लेट से चार्ज कर रखा है, इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रखा है। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज है, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, प्लस Q, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, माइनस Q, वेयर Q बराबर C। क्लियर है एकदम। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है एकदम। अब V, E और D में रिलेशन लिखना हो वो भी हम लिख सकते हैं, V बराबर E इंटू D, V बराबर E इंटू D। क्लियर है। अब मान लो मैं यहाँ पर मैं इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं, वो भी पार्शियल। सुनिएगा जरा, मैं एक डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट कर दूं वो भी पार्शियली, इट विल बी लाइक दिस। लेट्स से इसकी थिकनेस कितनी है, लेट्स से डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, T। लेट्स से द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज T। क्लियर है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, T। T इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पैरामीटर आप समझिएगा, T is the thickness of dielectric
अब क्या होगा, देखिए जहां जहां वैक्यूम है, जहां जहां फ्री स्पेस है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, क्लियर है एकदम, विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक रखा, अब क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया जिसे हम बाउंड चार्ज बोलते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, उसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, उसकी वजह से E नेट घट जाएगा, कितना घट जाएगा, K टाइम्स, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। देखिए यहाँ पर अंदर मैंने सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है, दैट मींस बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो लेट्स से इसको हम E नॉट बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, लेट्स से E नॉट, और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोल देते हैं, E, और E और E नॉट में क्या रिलेशन है सभी जानते हैं, E बराबर E नॉट बाई K, E बराबर E नॉट बाई K। अब देखिए मुझे कैपेसिटेंस निकालना है कि कैपेसिटेंस कितने टाइम्स चेंज हुआ होगा, कैपेसिटेंस चेंज तो हुआ होगा फॉर श्योर, क्लियर एकदम। अब देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, तो देखिए ये पूरा स्पेस क्या है, एम्प्टी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट, और ये स्पेस जो D है, जो T है, T थिकनेस का स्पेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एम्प्टी स्पेस देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एम्प्टी स्पेस कितना है, एम्प्टी स्पेस कितना है, देखिए एम्प्टी स्पेस कितना है एम्प्टी स्पेस, T माइनस, सॉरी एम्प्टी स्पेस कितना है, D माइनस T, और एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट, क्लियर है एकदम। डाइलेक्ट्रिक वाला स्पेस कितना है, डाइलेक्ट्रिक वाला स्पेस कितना है, T, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E बराबर E नॉट बाई K, क्लियर है एकदम। अब देखिए लेट्स से दिस इज x, दिस इज y, मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स व्हिच इज Vx माइनस Vy, वो कितना होगा, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एम्प्टी स्पेस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एम्प्टी स्पेस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक, समझ में आ रहा है, क्लियर है एकदम। इस बार दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एम्प्टी स्पेस एंड पोटेंशियल अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक। चलिए V और E की फॉर्म में लिखते हैं, एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट, एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट, तो और थिकनेस कितनी है उसकी, D माइनस T, तो क्या हो जाएगा, E नॉट D माइनस T प्लस डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, और थिकनेस कितनी है, T, E को लिखूंगा E नॉट बाई K, तो ये आ गया E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट बाई K इंटू T, E नॉट मैंने कॉमन निकाल लिया तो D माइनस T प्लस T बाई K, और E नॉट को लिख सकते हैं हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K, क्लियर है। ये आपने क्या निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर व्हेन यू प्लेस डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T, क्लियर है एकदम। कैपेसिटेंस के निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, C बराबर Q अपॉन में डेल्टा V। Q कितना है भाई, Q कितना है, Q इज व्हाट सिग्मा इनटू A, Q इज व्हाट सिग्मा इनटू A, वेयर सिग्मा इज व्हाट सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए भैया डेल्टा V क्या निकाला आपने, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट ऊपर, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K, बहुत इंपॉर्टेंट, C डैश, लेट्स से दिस इज C डैश। न्यू कैपेसिटेंस कितना बन गया, न्यू कैपेसिटेंस बोले कैपेसिटेंस कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये तो हमने जनरल बात निकाली है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकली क्या है, ये ऐसे थोड़ी ना होगा यार। प्रैक्टिकल क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है, दैट मींस फॉर कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, फॉर कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, दैट मींस क्या मतलब होगा कंप्लीटली फिल्ड का, कंप्लीटली फिल्ड का क्या मतलब होगा, D बराबर T, तो देखिए इसमें D बराबर T डाल दीजिए तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये D बचा, K ऊपर चला गया, तो C डैश कितना आ गया, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, बहुत इंपॉर्टेंट, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, दैट मींस C डैश बराबर
K into C, that means कैपेसिटेंस will increase. कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया? K टाइम्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है. क्लियर है एकदम. ये हमने क्या निकाला है? ये हमने क्या रिलेशन निकाला है? ये हमने क्या रिलेशन निकाला है? जनरल रिलेशन निकाला है कि T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक अगर डली हुई है तो उस टाइम पर कैपेसिटेंस ये होगा. क्लियर है. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड होती है. दैट मींस D बराबर T, दैट मींस कैपेसिटेंस विल इंक्रीज. कितने टाइम इट विल इंक्रीज? K टाइम्स. क्लियर है एकदम. इस रिलेशन को आप ध्यान रखिएगा और इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप नोट करिए. चलिए, ये तो हमने देख लिया कि डाइलेक्ट्रिक. देखिए हमारा मेन यूज क्या था, हमारा मेन पर्पस क्या था? जस्ट टू प्रोवाइड द सपोर्ट. बट देखिए हुआ क्या, आफ्टर सम मैथमेटिक्स और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली भी हमने क्या देखा कि यार हमारा कैपेसिटेंस भी क्या हो गया? इंक्रीज. हमारा कैपेसिटेंस भी क्या हो गया? इंक्रीज. कितने टाइम इंक्रीज हो गया? K टाइम. अब देखिए इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. जनरली इनसे ही प्रॉब्लम आती है. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली तो यही है ना यार. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप बाजार से कैप्सूल खरीद के लाओगे तो आप देखोगे ऐसा थोड़ी ना है कि 2 प्लेट हवा में ऐसे. नहीं, प्रैक्टिकली सिचुएशन यही है कि उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड रहता है. क्लियर है एकदम. क्लियर है. अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हम करते हैं. यहाँ पर भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं. लेट्स से बेसिक से शुरुआत करते हैं. लेट्स से मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है लेट्स से C, which is epsilon naught A by D. D is the separation between the plate and A is the area of cross section. क्लियर. मान लो मैं इसमें 3 डाइलेक्ट्रिक डालता हूं. 3 डाइलेक्ट्रिक मैंने इसमें डाली इस तरीके से. मैंने इसमें 3 डाइलेक्ट्रिक डाली इस तरीके से, K1 K2 और K3. K1 K2 और K3. देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं. इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या फिर फाइंड द इक्विवेलेंट K. मतलब कि इक्विवेलेंट K मतलब कि इन तीनों की जगह एक डाइलेक्ट्रिक, उसका कैपेसिटेंस मुझे बताओ जो कि सेम काम करे, जो कि ये तीनों मिलकर के कर रही है. क्लियर है. बेसिक अप्रोच है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो आप कैपेसिटर को डिवाइड कर लो. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 कैपेसिटर बन गए. बेसिकली ये 3 कैपेसिटर बन गए जिनका सभी का सेपरेशन कितना है? लेट्स से d/3, d/3 और d/3. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A. क्लियर है. तो देखिए C1 की वैल्यू क्या होगी? K1 एप्सिलॉन नॉट A by D/3. क्लियर है. दैट मींस 3K1 एप्सिलॉन नॉट A by D. सिमिलरली C2 की वैल्यू क्या होगी? K2 एप्सिलॉन नॉट A by D/3. दैट मींस 3K2 एप्सिलॉन नॉट A by D. C3 की वैल्यू क्या होगी? C3 की वैल्यू क्या होगी? K3 एप्सिलॉन नॉट A by D/3. दैट मींस 3K3 एप्सिलॉन नॉट A by D. क्लियर है. हमने C1 C2 C3 निकाल लिए. अब बस हमें ये चेक करना है कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है. कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इसके क्रॉस अगर मैं एक बैटरी कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा. क्लियर है ना. और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा. क्लियर है ना. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा. क्लियर है. और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा. हर एक के क्रॉस ड्रॉप अलग अलग होगा. V1 V2 V3. क्यों ड्रॉप अलग अलग होगा? क्योंकि हर एक के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E0 by K1. यहाँ पर E0 by K2. यहाँ पर E0 by K3. देखिए इस तरीके का अरेंजमेंट कब बनता है? जब कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड हो? सीरीज में. दैट मींस ये इस तरीके की एक सिचुएशन है. C1 C2 एंड C3. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. क्या आएगा? 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. चलिए वैल्यू पुट करिए. C1 अगर ये है C1 तो 1/C1 क्या होगा? जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? D/3K1 एप्सिलॉन नॉट A. सिमिलरली D/3K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/3
3k3 एप्सिलॉन नॉट a। चलिए कुछ चीज कॉमन है, कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आ जाएगा, d/3 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 1/k1 + 1/k2 + 1/k3। इसको सॉल्व करोगे तो k1 k2 k3, सो यहां पर क्या आ जाएगा k2 k3 प्लस k3 k1 प्लस k1 k2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या निकाला आपने 1/c², तो c² कितना आ गया बेसिकली, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 3 या फिर एप्सिलॉन नॉट a/d 3k1 k2 k3 अपॉन में k2 k3 प्लस k3 k1 प्लस k1 k2। क्लियर है? ये देखिए आ गया c इक्विवेलेंट। यहां तक तो आपको करना ही करना है। ये क्या आ गया c इक्विवेलेंट। अब मान लो आपसे पूछे k इक्विवेलेंट मतलब इसकी जगह सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक, मतलब इस तरीके का सिचुएशन बनाना है। एक डाइलेक्ट्रिक, इसकी जगह एक डाइलेक्ट्रिक आपको डालनी है और उसका k इक्विवेलेंट लेट से k, मुझे k फाइंड करना है। तो आखिरी में रिजल्ट क्या आएगा, इसका आखिरी में रिजल्ट क्या आएगा, c बराबर k एप्सिलॉन नॉट a/d। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेट करा लेते हैं इससे, तो क्या आ जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a/d बराबर एप्सिलॉन नॉट a/d। ये पूरा का पूरा एज इट इज, ये कैंसिल आउट हो गया। सो k इक्विवेलेंट बेसिकली क्या आ गया, ये पूरा। तो k इक्विवेलेंट क्या आ गया 3k1 k2 k3 अपॉन में k2 k3 प्लस k3 k1 प्लस k1 k2 इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस चाहे वो c इक्विवेलेंट पूछ ले चाहे वो k इक्विवेलेंट पूछ ले, आपको यहां तक तो करना ही करना है। क्लियर है? एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर है। इसको आप नोट करिए स्क्रीन पॉज करके, हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, स्क्रीन पॉज करिए, इसको आप नोट करिए। चलिए और देखते हैं, और अच्छे कंसेप्ट हम यहां पर सीखेंगे, और कंसेप्ट हम यहां पर देखते हैं। लेट्स से इस बारी हम क्या करते हैं, लेट्स से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दिस, the separation is d, area of cross section is a। इस बार हम स्लैब्स को कुछ इस तरीके से इंसर्ट करते हैं, like this is k1, this is k2 and this is k3। आप भी देख पा रहे हैं इस बार d is same, बस एरिया क्या हो डिवाइड हो गया है, ये कंप्लीट एरिया a है। तो लेट्स से दिस इज a/3, दिस इज a/3, दिस इज a/3। क्लियर है एकदम? मुझे c इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर ये बन गया। सो C1 क्या आएगा, C1 की वैल्यू लिखिए सबसे पहले। C1 क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट a की जगह a/3, सो a/3d। C2 क्या आ जाएगा सिमिलरली, K2 एप्सिलॉन नॉट a/3d। C3 क्या आ जाएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट a/3d। क्लियर है एकदम? अब देखिए ये कैसी सिचुएशन है, ये आप गौर कर पाइए। यहाँ पर पॉजिटिव दे देता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव। क्लियर है? लेट्स से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो V यहाँ पर जाएगा, 0 यहाँ पर जाएगा, V यहाँ पर जाएगा, 0 यहाँ पर जाएगा, V ही यहाँ पर जाएगा, 0 यहाँ पर जाएगा। दैट मीन्स इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। दैट मीन्स सभी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। दैट मीन्स सिचुएशन विल बी लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। C इक्विवेलेंट निकालना है तो सिंपली C1 प्लस C2 प्लस C3 वैल्यू पुट करिए, क्या आ जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट a/3d प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट a/3d प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट a/3d। जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालिए, एप्सिलॉन नॉट a/3d कॉमन, अंदर क्या बच गया, K1 प्लस K2 प्लस K3। ये क्या निकाल दिया आपने, C इक्विवेलेंट। अगर वो पूछे K इक्विवेलेंट, दैट मींस सिचुएशन विल बी लाइक दिस। एक डायलेक्ट्रिक, इसका C इक्विवेलेंट कितना आना है, K एप्सिलॉन नॉट a/d। इक्वेट कर दो उठा करके, तो क्या आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट a/d विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a/d K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन में 3। दोनों साइड कैंसिल आउट करोगे, सो K इक्विवेलेंट कितना आ गया, K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन में 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्लियर है? सो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स करते हैं और प्रॉब्लम हम देखेंगे अभी डिफरेंट वैरायटी। आप इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। चलिए और प्रॉब्लम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से अरेंजमेंट आ गया। मान लीजिए पहला प्लेट कैपेसिटर है जिसका सेपरेशन है D, 3 डाइलेक्ट्रिक डाले गए इस तरीके से K1, K2, K3। क्लियर है? K3 का एरिया कितना है A/2, K1 K2 का एरिया कितना है A/2, K1 और K2 का सेपरेशन कितना है D/2। बस हमें देखिए C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर बनने की बात तो तय है, C1 C2 C3। अरेंजमेंट हम बाद में देखेंगे, पहले C1 C2 C3 की वैल्यू लिखना सीखो। C1 की वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, दैट मींस K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। C2 की वैल्यू सिमिलरली क्या होगी? K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, दैट मींस K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। C3 की वैल्यू क्या होगी? C3 की वैल्यू क्या होगी? K3 एप्सिलॉन नॉट A/2/D, दैट मींस K3 एप्सिलॉन नॉट A/2D। ये C1 C2 C3 की वैल्यू हमने लिखी। अब देखिए सिंपल हम देखेंगे, सिंपल अगर हम देखेंगे तो देखिए किस तरीके का अरेंजमेंट है। यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। क्लियर है एकदम? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सिंपली अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, एक कैपेसिटर ये ना और दो कैपेसिटर ये ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। और देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये दोनों किस में कनेक्टेड है? ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज, प्लस से माइनस। ये दोनों आपस में किस में कनेक्टेड है? सीरीज। ये तो दिख ही रहा है। दैट मींस C1 C2 will be like this, C1 C2 will be like this। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन C3 के साथ किस में कनेक्टेड है? पैरेलल। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। लेट्स से दिस इज V, दिस इज 0। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V-0। इस इनके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V-0। दैट मींस सिस्टम विल बी लाइक दिस, सिस्टम विल बी लाइक दिस। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम इन दोनों का सीक्वेंस निकालेंगे। इन दोनों का सीक्वेंस कितना आ जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2। वो कितना आ जाएगा? 1/C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D/K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/K2 एप्सिलॉन नॉट A। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसको सॉल्व करोगे, सो D/एप्सिलॉन नॉट A कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा? K2 प्लस K1 अपॉन K1 K2। सो दैट मींस रेसिप्रोकल करेंगे तो सीक्वेंस कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A/D K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब ये सीक्वेंट लेट्स से दिस इज 1/C डैश या 1/C डैश बोलते हैं इसको। लेट्स से दिस इज C डैश। अब जो C डैश है वो C3 के साथ क्या है? पैरेलल है। मतलब इस तरीके की सिचुएशन है। दिस इज C3 एंड दिस इज C डैश, दिस इज C3 एंड दिस इज C डैश। तो अब नेट इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? C3 प्लस C डैश। C डैश कितना है? एप्सिलॉन नॉट A/D K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस C3 कितना है? C3 कितना है? C3 कितना है? K3 एप्सिलॉन नॉट A/2D। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे सो एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन, तो अंदर क्या बच गया? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3/2। दिस इज C इक्विवेलेंट। अगर कोई पूछे K इक्विवेलेंट तो इसको किससे कंपेयर करा देंगे? K एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D से एप्सिलॉन नॉट A/D, सो दिस विल बी द K इक्विवेलेंट। दैट मींस आपको C इक्विवेलेंट तो निकालना ही निकालना है। क्लियर है? इसको आप नोट करिए। इसमें एक और अच्छी प्रॉब्लम हम करेंगे, इसको आप नोट करिए। चलिए अब हम एक और अच्छी प्रॉब्लम करते हैं। लेट्स से अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से स्विच कर देते हैं। सेम अरेंजमेंट को हम थोड़ा सा स्वैप कर देते हैं। दैट मींस इस बार हम अरेंजमेंट ऐसे डाल देते हैं। लेट्स से K1 K2 will be like this and K3 will be like this. This is D/2, this is D/2, this is A/2 and this is A/2। क्लियर है क्या?
इस तरीके से C1 C2 C3 की वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले C1 क्या होगा, देखिए C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट A by 2 by D by 2, that means K1 एप्सिलॉन नॉट A by D। सिमिलरली C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K2 एप्सिलॉन नॉट A by 2 upon D by 2, that means K2 एप्सिलॉन नॉट A by T। सिमिलरली C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K3 एप्सिलॉन नॉट A की जगह इस बार क्या आएगा, A अपॉन में D by 2, that means 2K3 एप्सिलॉन नॉट A by D। चलिए C1 C2 C3 तो निकाल लिया। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर मान लो मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है तो देखिए क्या मैं ऐसा बनाऊं कि ये दोनों पैरेलल फिर ये इसके साथ सीरीज, मतलब इस तरीके से मैं बनाऊं क्या, C3 C1 दिस इज C2, इज दिस करेक्ट? देखने से तो यही लग रहा है, अभी तक जो हमने सीखा देखने से तो यही लग रहा है कि यार ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, फिर ये सीरीज में आ जाएगा इसके साथ। लेकिन ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, इसको समझिए। देखिए सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम वैल्यू ऑफ पुट नहीं करेंगे, 2-3 बार हमने सॉल्व करके दिखा दिया। बेसिकली आपको इससे ये अरेंजमेंट बनाना चाहिए, और इससे ये अरेंजमेंट गलत है। ये अरेंजमेंट गलत इसलिए है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सोचो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E0 by K1। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E0 by K1 और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E0 by K2। अगर यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है और सेपरेशन सेम है, तो हाउ कैन यू से कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2? The potential drop across C1 and potential drop across C2 is not same. They are not same. C1 C2 सेम नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसको आप समझिए, इस प्रॉब्लम को आप समझिए कि C1 C2 सेम नहीं है। आप कैसे करेंगे भाई, आप कैसे करें इस प्रॉब्लम को? कुछ नहीं, इस प्रॉब्लम को कुछ नहीं। हम जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो हम अपनी मर्जी से डायलेक्ट्रिक को कट कर सकते हैं। मैंने इस डायलेक्ट्रिक को नेट से बिल्कुल यहां से कट कर लिया, तो ऐसा थोड़ी है कि डायलेक्ट्रिक को कट कर लिया तो उसकी मेटेरियल की प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज हो रहा है, डायमेंशन तो चेंज हुआ, इसका भी K3 और इसका भी K3। दैट मींस इस बार हमें 3 नहीं 4 डायलेक्ट्रिक के साथ डील करना पड़ेगा। 3 नहीं 4 डायलेक्ट्रिक। C1 तो एज इट इज रहेगा, C2 एज इट इज रहेगा। अब ये नेट से बन जाएगा C3 और ये बन जाएगा C4। अब C3 की हम वैल्यू लिखेंगे, वो कितना आ जाएगा, C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समझिए जरा इसको। C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K3 एप्सिलॉन नॉट A by 2 by D by 2, that means K3 एप्सिलॉन नॉट A by D। सिमिलरली C4 कितना आ जाएगा, K4 एप्सिलॉन नॉट A by D। और देखिए ये दोनों सीरीज में फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, इनको हम बोल सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। क्योंकि लेट्स से दिस इज V, दिस इज 0, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V-0, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V-0। इसको समझो, दैट मींस सिचुएशन विल बी लाइक दिस, दिस इज सिचुएशन विल बी लाइक दिस। इस तरीके की सिचुएशन यहां बनेगी। दिस इज C3, दिस इज C1, दिस इज C4, दिस इज C2 और C इक्विवेलेंट तो निकल ही जाएगा, सॉल्व कर लोगे K इक्विवेलेंट भी निकल जाएगा। ये दोनों सीरीज फिर आपस में पैरेलल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो जब भी प्रॉब्लम आए तो एकदम अटैक नहीं करना, आपको सोचना भी है। चलिए अब हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक वाले कंसेप्ट तो हमने पढ़ लिए, हमने देख लिए, ये सारे कंसेप्ट हमने जान लिए। ऐसे ही बेसिक अप्रोच आपको लगानी है, ऐसे ही बेसिक फंडामेंटल आपको लगाने हैं टू फाइंड C इक्विवेलेंट एंड K इक्विवेलेंट। अब हम पढ़ेंगे, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, उसको मैं V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो उसमें कुछ एनर्जी भी आ गई, चार्ज भी आ गया, ये सारी बातें हो गई हैं और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक डालने के 2 तरीके हो सकते हैं, कि बैटरी हटा के डाइलेक्ट्रिक डालना और बैटरी लगे डाइलेक्ट्रिक डालना। तो 2 हम केसेस पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए चेंज इन द पैरामीटर्स
we are inserting the dielectric in parallel plate capacitor. केस 1 बैटरी डिस्कनेक्टेड, पहला केस डालिए, केस 1 बैटरी डिस्कनेक्टेड। चलिए बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है, हम देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है C, विच इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। लेट्स से मैं इसको V वोल्ट की बैटरी से, चार्ज कर देता हूं, और V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर देता हूं। इस पर चार्ज कितना आ जाता है, Q बराबर CV, यहां पर चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस CV। क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब देखो सिंपल से पैरामीटर है और मैंने बैटरी हटा दी। देखिए सिंपल से पैरामीटर है, कैपेसिटेंस कितना है C, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अक्रॉस प्लेट्स V, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, लेट्स से E0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, लेट्स से E0। क्लियर है एकदम, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, लेट्स से E0। एनर्जी कितनी है, हाफ CV², एनर्जी कितनी है, हाफ CV², और चार्ज कितना है, Q बराबर C। देखिए ये पैरामीटर थे। अब मैंने क्या काम किया, ये इनिशियल पैरामीटर थे, ये क्या थे, इनिशियल पैरामीटर बिफोर इंसर्शन। अब मैंने क्या काम किया, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। अब देखिए कौन कौन से पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, भाई कैपेसिटेंस तो चेंज होगा, और कितने टाइम्स चेंज होगा, K टाइम्स। मतलब न्यू कैपेसिटेंस कितना आ गया, KC। भाई ये तो तय है, चाहे बैटरी लगी हो ना लगी हो, कैपेसिटेंस तो चेंज होगा ही होगा, वो तो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है एकदम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, कैपेसिटेंस अगर चेंज हो गया, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक डाली, डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देता है। कितने टाइम घटा देता है, K टाइम। तो जो E' है, नई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितनी हो जाएगी भाई, E0 बाई K। तो जो V' कितना हो जाएगा, V' कितना होगा, E' इंटू D। V' कितना होगा, E' इंटू D। तो E' कितना है भाई, E0 बाई K, और D की जगह D। सो V' कितना हो जाएगा, देखिए E0 बाई K इज व्हाट, V और E में क्या रिलेशन बनेगा, यहां पर V और E में V बराबर E0 इंटू D। तो क्या हो जाएगा, V' कितना हो जाएगा, V बाई K। दैट मींस पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीजेस। कितने टाइम्स, K टाइम्स। चार्ज की बात करते हैं, Q' कितना हो जाएगा भाई, C' कितना है, KC। कितना है, KC, और V' कितना है, V बाई K। K से K कैंसिल, तो Q' कितना आ गया, CV। दैट मींस Q' बराबर Q। दैट मींस Q इज नॉट गोइंग टू चेंज, होना भी नहीं था। अरे सोर्स ही नहीं है ना, बैटरी आपने हटा रखी है, भाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। एनर्जी की बात करते हैं, U' कितना हो जाएगा भाई, हाफ C'V'²। दैट मींस हाफ C' की जगह KC, V' की जगह V बाई K। दैट मींस V² बाई K², एक से एक कैंसिल। दैट मींस U' कितना आ गया, हाफ CV² बाई K। हाफ CV² कितना है, U। दैट मींस U' बराबर U बाई K। दैट मींस एनर्जी विल डिक्रीज, कितने टाइम्स डिक्रीज, K टाइम्स। दैट मींस जो डेल्टा U है वो कितना आया, U इनिशियल माइनस U फाइनल। इतनी एनर्जी डिक्रीज हो गई है। U इनिशियल क्या है, हाफ CV² माइनस U फाइनल कितना है, CV² बाई 2K। दैट मींस कितना आ गया, हाफ CV² कॉमन, 1 माइनस 1 बाई K। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सो दिस इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये सारे पैरामीटर हमने निकाल दिए, क्लियर है ना। पहला पैरामीटर कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, ये तो इंक्रीज होगा ही होगा, बैटरी लगी हो या ना लगी हो उससे क्या फर्क, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, कितने टाइम्स, K टाइम्स। पोटेंशियल विल डिक्रीज, कितने टाइम्स, K टाइम्स। देखिए पोटेंशियल D पर भी डिपेंड कर रहा है,
पोटेंशियल डी पर भी डिपेंड कर रहा है. इफ यू आर चेंजिंग द डी, द पोटेंशियल विल चेंज अकॉर्डिंग टू दैट. फिलहाल मैंने डी क्या रखा है, सेम. तो इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा. चार्ज विल रिमेन्स द सेम. चार्ज विल नॉट गोइंग टू चेंज. Potential energy, yes, it will decreases. K times it will decrease. This is change in the potential energy. Clear है एकदम? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए. नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे. चलिए नेक्स्ट केस हम देखते हैं. चेंज इन दोज पैरामीटर when battery is connected. That means situation will be like this. मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C. उसको मैं एक V वोल्ट की कांस्टेंट सोर्स से कनेक्ट कर देता हूं लाइक दिस. क्लियर है? सेपरेशन इज D. यहाँ पर चार्ज आ जाएगा Q बराबर CV, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा Q बराबर माइनस CV. Here is positive charge and here is negative charge. Electric field is like this. इनिशियल पैरामीटर हम लिख देते हैं. C बराबर let's say C, which is epsilon naught A by D. Potential difference is V. Electric field is E naught, which is sigma by epsilon naught. सभी आप जानते हो. रिलेशन हो गया V बराबर E into D. क्लियर है एकदम? V बराबर E naught into D. इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ CV स्क्वायर. और क्या क्या पैरामीटर आएंगे, एनर्जी हो गई, V हो गया, Q बराबर C. क्लियर? अब इन्हीं पैरामीटर्स में हम चेंज निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. चलिए डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट करते हैं. जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करी, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस बार बैटरी लगी हुई है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है. जैसे ही मैं इस बार डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूंगा, which is डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो कैपेसिटेंस तो K टाइम इंक्रीज होगा ही यार, वो तो होना ही. कैपेसिटेंस विल इंक्रीज K टाइम्स. हियर इस बार क्योंकि बैटरीज को कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप दे रही है, so इस बार क्या होगा, V dash will be equal to what, V dash will not going to change. Electric field E dash will be equals to E. That means, अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटती है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस बार क्या होगा, ये बैटरीज को एक्सेस में चार्ज प्रोवाइड कर देगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देगा. That means जो Q dash है वो कितना हो जाएगा, C dash V dash, that means Kc into V. That means Q dash charge will increase. कितने टाइम्स इंक्रीज, K टाइम्स. अगर मैं डेल्टा Q निकालूं तो वो कितना आएगा, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल. Q फाइनल कितना हो गया है, यहाँ KCV, यहाँ माइनस KCV, तो Q फाइनल कितना हो गया है, KCV. इनिशियल कितना है, CV, तो कितना आ गया, K माइनस 1 इंटू CV. दिस इज डेल्टा Q. डायरेक्शन देख लेते हैं. इस प्लेट को कंपेयर करो, यहाँ पर CV था, अब KCV हो गया, बढ़ गया. दैट मींस चार्ज कुछ इस तरीके से फ्लो होगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? कैपेसिटेंस देख लिया, पोटेंशियल देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, चार्ज देख लिया. अब हम एनर्जी की बात करेंगे. U डैश होगा हाफ C डैश V डैश स्क्वायर. दैट मींस हाफ KC into V स्क्वायर. दैट मींस U डैश बराबर K हाफ CV स्क्वायर. दैट मींस U डैश बराबर K into U. दैट मींस एनर्जी विल इंक्रीज कितने टाइम्स, K टाइम्स. दैट मींस डेल्टा U कितना आ गया, K माइनस 1 हाफ CV स्क्वायर. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और कोई वर्क डन बाय बैटरी पूछ ले, वर्क डन बाय बैटरी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा भाई, वर्क डन बाय बैटरी Q into डेल्टा V. Q कितना है, K माइनस 1 into CV. डेल्टा V कितना है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, which is V. तो कितना हो जाएगा, K माइनस 1 into CV स्क्वायर. So this is the work done by battery. सारी डिटेल एनालिसिस हमने कर ली. That means when battery is connected, capacitance will increase K times, charge will increase K times, potential remains same, electric field remain same. Work done by battery K minus 1 CV square. Energy will increase. कितने टाइम increase, K टाइम. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इस कंसेप्ट को भी आप नोट करिए. देन क्वेश्चंस पर हम आगे बढ़ेंगे. चलिए कुछ प्रॉब्लम हमें यहाँ प्रैक्टिस करते हैं.
लेट्स से मान लीजिए मेरे पास दो कैपेसिटर हैं with equal capacitance, let's say C, and they are connected in series, and they are connected with battery with potential difference V. अब मुझे इसके क्रॉस कैपेसिटेंस इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, कुछ भी निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ, क्लियर है एकदम। अब वो कह रहा है कि इस वाले कैपेसिटर में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो बताओ बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, सारी चीजें निकाल। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखोगे मैं पहले इनिशियल सिचुएशन निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? इनिशियल सिचुएशन। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बाय V/2 कैसे पता चला? सीरीज में लगे हुए हैं और इक्वल है। यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा? CV/2, यहाँ पर -CV/2, यहाँ पर CV/2, यहाँ पर -CV/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C/2। अब एक काम करते हैं, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, अब क्या होगा? इसका कैपेसिटेंस है C, तो इसका कितना हो जाएगा? Kc। अब अगर मैं C इक्विवेलेंट निकालूं, C इक्विवेलेंट कितना आएगा? C × Kc अपॉन में C + Kc, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? Kc अपॉन में K + 1। दिस इज व्हाट द C इक्विवेलेंट। क्लियर है एकदम? C इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया। चार्ज निकालना है तो चार्ज क्या आ जाएगा? Q = CV, तो कितना आ जाएगा? Kc अपॉन में K + 1 × V, दैट मींस KCV अपॉन में K + 1। दैट मींस यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा? KCV अपॉन में K + 1, यहाँ पर उसका नेगेटिव, यहाँ पर सेम क्योंकि सीरीज में चार्ज से KCV अपॉन K + 1, यहाँ पर उसका नेगेटिव। क्लियर है एकदम क्लियर है। हर एक का क्रॉस ड्रॉप निकालना हो कोई बड़ी बात नहीं है। V1 क्या आएगा? Q अपॉन में C। V1 क्या आएगा? Q अपॉन में C। तो सिंपली C से इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? KV अपॉन K + 1। दिस इज V1। V2 पोटेंशियल ड्रॉप निकालना हो इसके क्रॉस तो क्या आ जाएगा? इसको Q अपॉन में V क्या होगा? Q अपॉन में C, इसको कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? V अपॉन K + 1। V1 + V2 करिए V ही आएगा, करके देख लीजिएगा। V1 + V2 करोगे तो V ही आएगा। क्लियर एकदम? चलिए हमने क्या क्या निकाल लिया? C इक्विवेलेंट निकाल लिया, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया। अब चार्ज फ्लो निकालना है। क्या निकालना है? अब चार्ज फ्लो। ठीक है भाई, चार्ज फ्लो। अब देखते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इनिशियल चार्ज वहां पर कितना है? CV/2। यहाँ पर कितना है? KCV/K + 1। तो डेल्टा Q निकालना है वो क्या आ जाएगा? Q फाइनल - Q इनिशियल। सो Q फाइनल इज व्हाट? KCV अपॉन K + 1 माइनस CV/2। इसको सॉल्व करोगे, CV कॉमन, K अपॉन K + 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? CV अपॉन 2K माइनस K - 1 अपॉन में K + 1, तो कितना आ जाएगा? CV K - 1 अपॉन K + 1। So this is what the charge flow from the battery in this direction. Clear? This is what the charge flow is. ये क्या निकाल लिया आपने? चार्ज फ्लो। वर्क बाय बैटरी निकालना है वो भी निकल जाए। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स टैकल करते हैं। इसको आप नोट करिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इसको आप नोट करिए, चलिए स्क्रीन पॉज करिए, इसको नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लेट्स से हमारे पास दो कैपेसिटर हैं विद इक्वल कैपेसिटेंस और वो पैरेलल में कनेक्टेड है लाइक दिस। दो कैपेसिटर हैं इक्वल कैपेसिटेंस और वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं लाइक दिस with one switch here. Initially the switch is closed with a battery of potential reference V. Clear है एकदम? Capacitance is C. वो कह रहा है
वो कह रहा है कि इसको ओपन करो। अभी फिलहाल यहाँ पर चार्ज वगैरह भी होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा, इसकी टोटल एनर्जी भी होगी। अब वो कह रहा है कि स्विच को ओपन करो, इस स्विच को ओपन करो और ओपन करने के बाद दोनों को, स्विच को ओपन करने के बाद दोनों कैपेसिटर को एक डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और K की वैल्यू है 3, K की वैल्यू है 3। अब भी कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी होगी, तो वो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ UI और UF। वो आपसे क्या पूछ रहा है? UI अपॉन में UF, इनिशियल टोटल एनर्जी अपॉन फाइनल टोटल एनर्जी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे। चलिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अभी हर एक के क्रॉस ड्रॉप कितना है? V और V। क्लियर एकदम? सो इसके क्रॉस एनर्जी कितनी है? हाफ CV²। इसके क्रॉस एनर्जी कितनी है? हाफ CV²। क्लियर? देखिए थोड़े देर के लिए हाफ CV² को कोई एक सिंपल सा पैरामीटर ले लो, लेट्स से x। तो UI क्या हो गया भाई? UI क्या हो गया? 2x। टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 2x। x तो ये अभी समझ में आ जाएगा, ये वेरिएबल कट लेगा। क्लियर? अब देखो, अब मैंने क्या काम किया, इसको ओपन कर दिया और दोनों में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। देखिए ये वाला कौन सा केस हो गया, ये वाला कौन सा केस हो गया? व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ये वाला कौन सा केस हो गया? व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। ये मैं करा चुका हूं। अब आपको मालूम है यहां पर एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहां पर एनर्जी कितनी हो जाएगी? K टाइम्स, यहां पर एनर्जी कितनी हो जाएगी? K टाइम्स इंक्रीज। दैट मींस यहां पर एनर्जी कितनी हो गई? kx। और यहां पर एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहां पर एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहां पर एनर्जी कितनी हो जाएगी? K टाइम्स डिक्रीज। तो यहां पर कितनी हो गई? K/x। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइनली? kx प्लस x/k। k की वैल्यू यहां पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? k की वैल्यू पुट करने के बाद 9x प्लस x अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा? 10x/3। देखिए सिंपल हो गया, सिंपल हो गया। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है? u इनिशियल अपॉन u फाइनल। दैट मींस 2x अपॉन में 10x/3, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3/5। सिंपल। जब आपको कंसेप्चुअल नॉलेज हो तो सिंपली आप प्रॉब्लम को टैकल कर पाओगे। क्लियर है? इस प्रॉब्लम को आप नोट करिए, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस प्रॉब्लम को आप नोट करिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम इज, लेट्स से मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज V लेट्स से, एंड दिस थिकनेस इज लेट्स से 6 सेंटीमीटर। मैंने लेट्स से इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K एंड इट्स थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर एंड सिमेट्रिकली करनी है, तो ये भी कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। वो आपसे पूछ रहा है ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x ग्राफ। और x कहां से लेना है? लेट्स से इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। लेट्स से इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। इस वाली प्लेट, ये वाली प्लेट ओरिजिन पर है एंड दिस इज व्हाट x इज। क्लियर है? दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? एम्प्टी स्पेस। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? एम्प्टी स्पेस। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? एम्प्टी स्पेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E0 which is sigma by epsilon naught। यहाँ पर क्या है? डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E0 by K। That means let's say this is 2 centimeter, this is 4 and this is 6 centimeter। 0 से 2 तक electric field is constant and it is E0। electric field is constant and it is E0। from 2 to 4 electric field is E0 by K, decreases, and again from 4 to 6 it is E0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और वो आपसे पूछ रहा है ड्रॉ V by X ग्राफ। ड्रॉ V by X ग्राफ। सिंपल। V by X ग्राफ भी क्या होगा? एकदम सिंपल।
अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस dv by dx, where dv by dx is what? Slope of vx graph. That means electric field is what? Minus of slope of vx graph. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, from zero to 2 centimeter, electric field is constant. That means electric field is constant and positive. That means the slope of Vx graph is constant but negative. The slope of Vx graph is constant but negative. That means it will be like this. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? It will be like this. This is let's say V, या जो भी होगा यहाँ V0 and this is 0. Clear? अब इसको थोड़ा सा स्लाइड बनाते हैं. अब from 2 to 4 centimeter, electric field decreases. कितने times? 8 times. So in this case also slope decreases. Negative slope is negative and constant, but slightly it will decrease. That means आप कुछ सोचिए, let's say this angle is θ1. So इस बार 3 ऑप्शन है, ऐसे जाती हुई, थोड़ा ऐसे जाती हुई, या थोड़ा नीचे की तरफ जाती हुई. तो देखिए कौन सा बनेगा. किस केस में स्लोप डिक्रीज हो रहा है? हमें डिक्रीज कराना है स्लोप. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई. तो देखिए इसी ऊपर वाले केस में स्लोप डिक्रीज हो रहा है. ये तो सेम रहा, ये बढ़ गया, ये θ2 बढ़ गया और ये घट गया. दैट मीन्स अपना कौन सा केस होगा भाई? अपना कौन सा केस होगा? दिस विल बी लाइक दिस. ये वाला, दिस इज θ डिक्रीजेस. क्लियर है? Then again from 4 to 6 it increases and it will become like this. मतलब slope will be θ1 here and finally it will become, potential will become here 0. And this angle is again θ1. क्लियर है? So इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं. क्लियर एकदम? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे. इस कंसेप्ट को आप नोट करिए. Now we will see one more important concept of breakdown voltage and dielectric strength. इसको आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप कैपेसिटर मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो जब आप कैपेसिटर खरीद के लाते हैं तो उस कैपेसिटर को अगर आप देखोगे तो उस पर लिखा रहता है ब्रेकडाउन वोल्टेज. उसको हम समझते हैं. अच्छा एक बात बताओ, मान लो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ उसमें डाइलेक्ट्रिक लगी हुई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट्स से K, और उसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूं लाइक दिस. क्लियर एकदम? अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं और एक मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, दिस इज हायर, दिस इज लोअर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस. अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, देखिए इस तरीके की सिचुएशन होगी. इस तरीके पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है. इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लग रही है F बराबर QE, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लग रही है F बराबर QE, और नेट फोर्स कितनी है? 0. नेट फोर्स कितनी है? 0. और V क्या है? V बराबर E इंटू D. क्लियर है? अब मान लो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन मॉलिक्यूल. मान लो आई विल इंक्रीज दिस V. मान लो मैं इस वोल्टेज को, इस बैटरी को बढ़ा, तो क्या होगा? देखो मैं इस V वोल्ट की बैटरी को अगर मैं बढ़ा रहा हूं, दैट मींस V इज इंक्रीजिंग, क्योंकि D तो कांस्टेंट है. दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, द फोर्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज हियर एंड द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज हियर, इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट द नेट फोर्स इज 0. बट द नेट फोर्स इज 0. क्लियर है? मान लो मैं इस V को और बढ़ाऊं तो E will increase but the net force is 0. ये वही बात है. मतलब क्वेश्चन ये है, क्या इसको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी? क्या इसको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी? ये वैसी ही बात है. मान लो मैं अपने दोनों हाथ को 2 पर्सन से स्ट्रेच कर रहा हूं आउटवर्ड. 2 पर्सन मेरे दोनों हाथ को स्ट्रेच कर रहे हैं बाहर की तरफ, और जैसे ही मैं एक बार शाउट करता हूं लेट्स से, या आवाज निकालता हूं, वो अपनी फोर्स को बढ़ा लेते हैं 10 टाइम.
times. मैंने एक बार आवाज निकाली, force will increase 10 times, but net force is 0. फिर मैंने दूसरी बार आवाज निकाली, the force will again increase 10 times, but net force is 0. मैंने 2-3 बार और आवाज निकाल दी, force will increase, but net force is 0. अरे पागल है क्या? net force 0, net force 0, net force 0, मुझसे पूछो net force 0. अरे यार हाथ उखड़ने वाला है, उखड़ने के वाला, हाथ उखड़ के चला जाएगा अगर एक बार और आवाज निकाल दी तो. That means कहने का मतलब है, if you are increasing the electric field will increase, the force on these charges will increase. एक टाइम ऐसा जरूर आएगा, this bond will break and charge will leak. This bond will break and charge from the dielectric will leak. उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको बोलते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर dielectric strength of the dielectric. So dielectric strength is what? It is the maximum value of electric field. It is the maximum value of electric field bearable by the molecule. After that field, the bond break. ऐसा समझो dielectric फूट जाएगा, कैपेसिटर फिनिश, कैपेसिटर खत्म. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और उस टाइम पर जो वोल्टेज होती है उसको बोलते हैं हम ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो बिल्कुल जनरल अगर मैं बात कर लूं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बीवी, ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So dielectric strength is what? It is a maximum value of electric field up to which it can bear. After that electric field, the capacitor will dielectric फूट जाएगा, capacitor will destroy. That means, let's say किसी capacitor की, अगर आप capacitor मार्केट से खरीद के लाओगे उस पर लिखा रहता है BV, breakdown voltage. लेट्स से 10 वोल्ट. उसका क्या मतलब है? उस पर्टिकुलर कैपेसिटर को आप 10 वोल्ट की बैटरी से ज़्यादा वोल्ट पर कनेक्ट नहीं कर सकते. अगर आपने ऐसा किया, इलेक्ट्रिक फील्ड विल क्रॉसेस द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक फूट जाएगा, कैपेसिटर विल डिस्ट्रॉय. नाउ इट इज नो मोर कैपेसिटर. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? इस पर छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, इस पर बेसिक से क्वेश्चन आते हैं. क्या? लाइक लेट्स से मान लो मार्केट से आप 2 कैपेसिटर खरीद के लाए. मान लो मार्केट से आप 2 कैपेसिटर खरीद के लाए. एक का कैपेसिटेंस है लेट्स से 6 माइक्रोफैरेड एंड इसकी बीवी ब्रेकडाउन वोल्टेज, लेट्स से इसकी बीवी ले लेते हैं, इसकी बीवी इज व्हाट 4 वोल्ट. एंड एक कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस इज 3 माइक्रोफैरेड एंड इसकी बीवी इज व्हाट लेट्स से 10 वोल्ट. क्लियर? अब मान लो इन दोनों को आप सीरीज में कनेक्ट करें, इन दोनों को आप सीरीज में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इन दोनों को आप सीरीज में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो बताओ इस सिस्टम की बीवी कितनी होगी? इंडिविजुअल, दोनों की इंडिविजुअल बीवी गिवन है ब्रेकडाउन वोल्टेज, सिस्टम की बीवी ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होगी? सिंपल सा कंसेप्ट है यार, सिंपल सा कंसेप्ट है यार. ये मैक्सिमम कितना चार्ज होल्ड कर सकता है? 6 चौक 24, 24 माइनस 24. ये कितना कर सकता है? 30 माइनस 30. इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आने वाला है? इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 और 3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आने वाला है? 6/3 × 9 तो कितना आने वाला है? 2 माइक्रोफैराड. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आने वाला है इसका? 2 माइक्रोफैराड. अच्छा भाई, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आने वाला है 2 माइक्रोफैराड. क्लियर है? अच्छा, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये 24 माइक्रोकूलम चार्ज होल्ड कर सकता है, ये 30 माइक्रोकूलम चार्ज होल्ड कर सकता है. क्लियर? मैंने कनेक्ट कर दिया. ये 30 माइक्रोकूलम होल्ड कर सकता है, ये 24 माइक्रोकूलम होल्ड कर सकता है. लेकिन अगर मान लो मैं कहूं कि दोनों में 30-30 लगा, क्योंकि सीरीज में तो चार्ज सेम होगा. मान लो 30 है, ये कहेगा पागल है क्या, तू ही तो 30 माइक्रोकूलम चार्ज होल्ड कर सकता है, मैं तो सिर्फ 24 माइक्रोकूलम चार्ज होल्ड कर सकता हूं.
तो मैक्सिमम ये दोनों मिलाकर के मैक्सिमम कितना चार्ज होल्ड कर सकते हैं? 24। समझ में आया? मैक्सिमम में कितना चार्ज इन पर रख सकता हूं? सिर्फ 24। 24 से ज्यादा नहीं कर सकता। जैसे ही 24 से मैंने ज्यादा कर दिया, ये फूट जाएगा, क्योंकि इसकी औकात ही 24 माइक्रोकूलम चार्ज तक है यार। इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत कम है, 4 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में? दैट मीन्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इन पर कितना चार्ज दे सकते हैं? 24 माइक्रोकूलम। और इनका कैपेसिटेंस कितना है? C। सो V कितना आ जाएगा? V कितना आ जाएगा? V कितना आ जाएगा? Q by C, दैट मीन्स 24 by 2 which is 12 वोल्ट। सो इनकी V कितनी हो गई? 12 वोल्ट। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं इस टाइप के। क्लियर? सो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। और कैपेसिटर सीरीज में डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटर फिनिश एंड अप होता है। IIT JEE और IIT मेंस और एडवांस के और बहुत अच्छे कंसेप्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा एक लेक्चर में। बाकी कैपेसिटर की थ्योरी यहीं पर ही समाप्त होती है। क्लियर है? थैंक यू।